नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रेवल कर रहा हूं और अपने स्टूडियो में नहीं हूं, गोरखपुर आया हुआ हूं। पाराकल प्रभाकर जी आए थे आज गोरखपुर। प्रभाकर जी निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड हैं। ये हालांकि ये कोई परिचय नहीं है, लेकिन उत्कृष्ट बड़े अर्थविद, इकोनॉमिस्ट। और एक समय जब वो जेएनयू में पढ़ते थे, मुझे शायद इतना डिटेल नहीं मालूम था, पर प्रभाकर जी पहले तेलुगु देशम पार्टी में जब चंद्रबाबू नायडू थे तो उनके कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे उनके सलाहकार रहे, आर्थिक सलाहकार। फिर जब चिरंजीवी जी ने अपनी पार्टी बनाई तो उस पार्टी के फाउंडर मेंबर। और प्रभाकर जी के बारे में मुझे एक अद्भुत बात ये पता लगी कि एक समय ऐसा था कि जब एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस बन रही थी, राजीव गांधी का जमाना था, मुकुल वासनिक और ये सब लोग उसके अध्यक्ष और वो बनाए जा रहे थे। प्रभाकर जी के पराकला प्रभाकर जी के पिताजी भी बहुत दिनों तक मंत्री रहे थे। तो इनको एक ऑफर जेएनयू में ये मिला कि आप एनएसयूआई के ऑल इंडिया अध्यक्ष बन सकते हैं। और उसी समय इनके पास एक ऑफर आया कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इनको स्कॉलरशिप मिल गई थी और ये वहां जाके पढ़ाई कर सकते थे। और आज ये बात तो उन्होंने कहा कि मैं दुविधा में था कि मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाऊं कि मैं पॉलिटिकल बात करूं। तो इनके ज्यादातर इनके जो गुरु थे और जिन लोगों ने ये कहा कि देखो पॉलिटिक्स में तो तुम जैसे परिवार से आ रहे हो तो पॉलिटिक्स में तो कभी भी जब मन करेगा तब जा सकते हो, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात नहीं। तो वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, पढ़ाई की। और आज देश के जो मेरे ख्याल में जो टॉप के 5 अर्थशास्त्री हैं और जो देश की अर्थनीति की समझ रखते हैं, उसमें प्रभाकर जी का नाम है। उसको मैं अलग से कल या परसों लगा दूंगा, उनसे जो बातचीत हुई उसको अलग से करेंगे। लेकिन आज मैं अपनी थर्ड आई का जो रेगुलर है वो स्टूडियो से नहीं कर रहा हूं, तो शायद थोड़ा शॉर्ट भी करूंगा। एक बड़ी बात ये हो रही है कि राहुल गांधी आज करगिल में भारत जोड़ो यात्रा, उनकी तो अनवरत चल रही है, वो तो उसको बोलते हैं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के एक्सटेंशन पे हूं। और करगिल में आज राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि ये राहुल गांधी की गारंटी है कि वो इस बार मोदी जी हारेंगे। राहुल गांधी की अभी तक की जितनी गारंटी या जो बातें हुई हैं वो हवा में नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने जब, अगर आपको याद हो, कोरोना के लिए कहा था कि सुनामी आने वाली है, तो वो बात हुई थी। राहुल गांधी ने रफाल की बात की थी। राहुल गांधी ने चीन ने हमारी, अगर आपको याद हो, जब डोकलामा और वो सब हुआ था, तो फिर राहुल गांधी ने कहा था ये हमारी जमीन पे घुस आए हैं। तो राहुल गांधी की अभी तक जो बातें प्रॉफिटिक हैं, वो उसमें सत्यता रहती है। और अभी तक ऐसी कोई बात हम लोगों को नजर नहीं आई जिसपे राहुल गांधी की किसी बात से हम ये कह सकें कि ऐसा नहीं हुआ है। एक और बात इसके साथ साथ चल रही है कि राहुल गांधी क्या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़ना नहीं लड़ने पे बहुत सी चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। उत्तर प्रदेश में अभी तक जिस तरह से विपक्ष का गठबंधन इंडिया को जिस प्रभावी ढंग से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। घोसी में, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें थोड़ा जो समाजवादी पार्टी के लोग होते हैं उनको बुरा लगता है। घोसी में अखिलेश यादव नहीं गए। आज भी मुझे गोरखपुर में बहुत से लोग मिले समाजवादी पार्टी के। घोसी में उनका कहना है कि भाई अध्यक्ष जी नहीं जाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक तरफ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो वहां नहीं जाता है, और एक तरफ एक देश का प्रधानमंत्री और जो अध्यक्ष भी नहीं है वो नगर निगम तक के चुनाव में प्रचार करने जाता है। तो मूल रूप से अगर आप फिर चुनाव की पार्टी मत बनाइए, फिर आप कोई एक विनोबा भावे टाइप अपना आश्रम खोलिए और वहां समाज की बड़ी बड़ी बातें करिए। लेकिन अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, चुनावी राजनीति में हैं, तो वहां पे आपको जाना ही पड़ेगा। अब मैं बात फिर से वापस आ जाऊं कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को अमेठी से 100% चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उसके कारण आगे बताऊं, उससे पहले मैं थोड़ा अमेठी के बारे में आपको बता दूं। अमेठी ये माना जाता है कि इंदिरा मतलब गांधी नेहरू फैमिली का गढ़ है, वहां पे अपराजय था, कभी नहीं था। उसकी सत्यता थोड़ा ही बता दो। 67 में अमेठी जो सीट थी वो उसमें आई। 62 52 57 62 में अमेठी लोकसभा सीट नहीं थी, ये 67 में वजूद में आई। और अमेठी के जो पहले 2 चुनाव थे उसमें कांग्रेस जीती जरूर थी, लेकिन सेकंड पोजीशन पे भारतीय जनसंघ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि अभी स्मृति ईरानी आई और इन्होंने एकदम से कमल का फूल खिला दिया। अमेठी में 67 से भारतीय जनसंघ अपनी जड़ें जमा चुका था। एक और चीज समझ लीजिए कि 77 में रविंद्र प्रताप सिंह जब वहां जनता पार्टी से जीते थे तो वो मूल रूप से भाजपाई थे।
भाजपा था उस समय, चूंकि भाजपा सारे उस समय जनसंघ था और सारे दल जनता पार्टी में आ गए थे और भारतीय लोक दल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे। तो अगर आप अमेठी पे जाइएगा, गूगल करिएगा, तो रविंद्र प्रताप सिंह आएगा लोकदल। लेकिन चूंकि लोकदल के ही चुनाव चिन्ह पे, वही चुनाव चिन्ह उस समय आवंटित हुआ था, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे जनसंघ हो, ये सारे लोग उन्हीं के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े थे। अब पहली बार एक चीज, और ये भी जानने वाली चीज है कि पहली बार वहां से जो गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ने आया, वो संजय गांधी 77 में आए और चुनाव हार के गए। तो गांधी चुनाव, मतलब मैं बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये गढ़ नहीं है। संजय गांधी चुनाव हार के गए, 80 में संजय गांधी फिर चुनाव जीते, और उसके बाद जब संजय गांधी की मृत्यु होती है 80 जून में उनका जब जहाज से मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 81 में राजीव गांधी को इंदिरा जी पॉलिटिक्स में लाई और राजीव गांधी अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जीत हासिल की। मैं राजीव गांधी के बारे में 2-3 चीजें इसलिए बता दूं कि जो स्पष्ट हो जाएगा। राजीव गांधी ने एक बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन वहां जगदीशपुर स्टैब्लिश किया था, और मुझे अभी भी याद है ये बात 80 की, जब 85-86 की है। लोग ऐसा कहते थे कि जगदीशपुर से लखनऊ की सड़क पे जो कार है उस पर अगर पानी के का रख दीजिए तो छलकता नहीं था। इस तरह का डेवलपमेंट 84-85 में राजीव गांधी ने करके दिखाया था वहां। राजीव गांधी के साथ एक और अनोखी बात है, वो वहां से 4 बार सांसद हुए, 81, 84, 89 और 91 में अमेठी में 20 मई को वोट पड़ गया। राजीव गांधी की हत्या 21 मई को हो गई। अब चूंकि वोट पड़ गया था, वो प्रोसेस तो पूरा होना ही था, काउंटिंग हुई, राजीव गांधी जीत गए, लेकिन राजीव गांधी की तब तक मृत्यु हो चुकी थी। और फिर वहां से दोबारा इलेक्शन हुआ और फिर कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस के कैंडिडेट बन के वहां से उन्होंने 91 का चुनाव जीता और फिर 96 का चुनाव जीता। फिर एक और चीज जान लीजिए कि 98 में बीजेपी के कैंडिडेट संजय सिंह, जो बाद में बहुत खास हो गए थे, संजय सिंह बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में अमेठी से चुनाव जीत गए थे। तो ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये स्मृति ईरानी के बारे में जैसा एक जनरली बनाया जाता है ना कि अपराजय, कभी कांग्रेस नहीं हारी, कांग्रेस का गढ़, यहां से संजय सिंह एज बीजेपी कैंडिडेट 98 में सांसद बन चुके हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, सोनिया गांधी ने अमेठी से अपनी इनिंग शुरू की 99, और अमेठी का इसलिए कनेक्शन जरूरी था कि वो उनके पति की का चुनाव क्षेत्र था। रायबरेली उनकी सास का और उनके ससुर का था, मतलब फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी का कंस्टिट्यूंसी थी, अमेठी उनके पति की कंस्टिट्यूंसी थी। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट था। 99 में सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, वहां से जीती। 2004 में जब राहुल गांधी राजनीति में आए तो राहुल गांधी अमेठी शिफ्ट हुआ और सोनिया गांधी ने वो सीट राहुल के लिए छोड़ी, और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, सोनिया गांधी रायबरेली चली गई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि राहुल गांधी फिर 2004, 2009, 2014 जीतते आए। 2019 में राहुल गांधी यहां से स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। और जो चुनाव के हार को इतनी बड़ी हार बताते हैं, मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश लखनऊ से और उत्तर प्रदेश से 3-3 बार चुनाव हारे हुए हैं, 1-2 बार नहीं, 3-3 बार के चुनाव हारे हुए हैं। लखनऊ ने उनको पहले 2 बार हराया और फिर जाके पोस्ट 90 में उनको जिताया था। अब स्मृति ईरानी, अच्छा स्मृति ईरानी का भी थोड़ा ये समझ लीजिए कि इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। स्मृति ईरानी 2004 का चुनाव जीती थी, लड़ी थी कपिल सिब्बल के अगेंस्ट चांदनी चौक दिल्ली से, और जब ये हार गए तो उन्होंने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। ये चीजें आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी, मैं जानबूझ के, क्योंकि समय की सीमा रहती नहीं। एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था स्मृति ईरानी ने, ये कह के कि 2004 का चुनाव गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी की वजह से बीजेपी हारी है, तो मोदी जी का इस्तीफा लो। इन्होंने 2004 के मोदी जी, और मतलब मुझे लगता है कि ठीक एक वो महिला थी जिनको गोधरा याद था, जिनको याद था कि गोधरा का नरसंहार हुआ है और उसकी वजह से वो भी एक कारण बड़ा रहा है 2004 का इलेक्शन हारने का, तो उन्होंने ठीक मांग की थी। लेकिन फिर बीजेपी तो बीजेपी है, कहां से तार टूटे और कहां से तार जुड़े, और तार ऐसे जुड़े कि फिर मोदी जी ने इनको गुजरात से राज्यसभा भेजा।
ये चुनाव फिर 2014 का हारे, मोदी जी जीत के आए और फिर मोदी जी ने इनको मंत्री बनाया। और मंत्री बनाने का जो जो स्मृति ईरानी का टोटल प्रोफाइल है, उसमें सब प्रोफाइल का सबसे बड़ा वो क्या है कि मोदी जी की खास है। खास क्या है? चुनाव हार के जाती हैं और इस देश के एचआरडी मंत्री, मतलब शिक्षा मंत्री बनते हैं, जिनकी अपनी डिग्री भी थोड़ी डाउटफुल है, और जिस देश की कुर्सी पे रफी अहमद किदवई और मालूम नहीं कौन कौन एक से एक विद्वान लोग बैठे थे शिक्षा मंत्री की कुर्सी पे, अर्जुन सिंह, नरसिम्हा राव, मतलब किसका नाम ना लीजिए, उस कुर्सी पे स्मृति ईरानी को बिठाया गया क्योंकि नजदीक थी। लेकिन शिक्षा मंत्रालय से ऐसे तो काम चलता नहीं है कि केवल आप एक वर्ग विशेष के लोगों को और एक समूह विशेष के लोगों को ले आके उसमें भरने लगिए। ये उस विभाग को बुरी तरह से चलाएं। इस विभाग से इनको फिर मोदी जी को शिफ्ट करना पड़ा 2019 के इलेक्शन से पहले ही। दूसरी इनकी एक जो सबसे बड़ी बात ये बार बार कही जाती है, इन्होंने राहुल गांधी को राया, इन्होंने राहुल गांधी को राया। और आप अगर हरदम देखिए तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये इनके टारगेट पे रहते हैं। अभी तक मैं उस पूरे गांधी परिवार में एक ही जगह को मैं कह सकता हूं कि एक स्टेटमेंट मेरे हिसाब से प्रियंका गांधी का वो बचपने का स्टेटमेंट था। प्रियंका गांधी अगर देश की नेता बनना चाहती हैं, उत्तर प्रदेश को लीड करना चाहती हैं, तो उनका ये बचकाना स्टेटमेंट था जब वो कहती थी, जब उनसे किसी ने पूछा कि स्मृति ईरानी हो, तो उन्होंने कहा कि हुज स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी कौन। ये प्रियंका गांधी को मेरे हिसाब से अगर वो मैच्योर नेता बनना चाहती हैं तो उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। वो अगेंस्ट था। लेकिन बाकी स्मृति ईरानी के टारगेट पे सदैव, मतलब हर दम ये गांधी परिवार रहता है। एक और चीज जान लीजिए, ये केवल जो व्यवहार गांधी, वो ओवरऑल उनमें एक एरोगेंस है। जिस तरह से अगर आप सब लोगों ने टीवी पे देखा होगा उस पत्रकार को, वो एक रिपोर्टर था। जिले के रिपोर्टर को कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, आपका अगर कोई दोस्त मित्र हो, घर का कोई लड़का, उससे पूछ लीजिएगा कितनी तनख्वाह मिलती है। मुश्किल से गुजर बसर होती है। उसकी हम नौकरी ले लेंगे। ये नौकरी लेने वाली महिला जो आज की तारीख में नौकरी दे नहीं सकती, उनकी नौकरी लेने का काम कर रही थी। आप मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब राहुल गांधी की अब पे आ जाए। अमेठी लोग बार बार पूछा जा रहा है कि हाँ या ना, मेरे हिसाब से हाँ। और हाँ का एक कारण यह है, दोनों चीजें हैं। इनको वायनाड नहीं छोड़ना चाहिए। वायनाड इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि वायनाड ने इनको, मॉरली ये ठीक नहीं रहेगा कि आज आप, जब वायनाड ने इनको जिता के भेजा था, अब वहां नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का मुझे ऐसा लगता है कि स्टेचर आज हार जीत से ऊपर हो गया है। राहुल गांधी चुनाव लड़े, राहुल गांधी चुनाव न लड़े, राहुल गांधी चुनाव हारे, वो शायद इससे ऊपर निकल चुके हैं। लेकिन अमेठी से लड़ने के उनके फायदे क्या होंगे, जो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। यूपी में चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा इफेक्ट ये रहेगा कि ये बाकी चुनावों को भी इफेक्ट करेगा। और ना केवल कांग्रेस की सीट, बल्कि जो विपक्ष का इंडिया है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन में चुनाव लड़ रही होगी, उसकी सीट पे भी 100% फर्क डालेगा राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना। क्योंकि एक चीज अब तय हो गई है, एक साल पहले तक नहीं थी, लेकिन इंडिया बनने के बाद विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे क्रेडिबल चेहरा राहुल गांधी है। और आज राहुल गांधी के पीछे एक बड़ा वर्ग खड़ा होने को तैयार है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि वायनाड का दो कारण है। एक तो मॉरली वहां से लड़ना चाहिए, लेकिन अगर केरल में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ सीटें कम ज्यादा हो जाएंगी कांग्रेस की, लेकिन इंडिया की ओवरऑल सीटें बराबर रहेंगी ना। वहां बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। वहां बात है कांग्रेस और लेफ्ट की। अरे तो लेफ्ट की 2 सीटें ज्यादा हो जाएंगी, कांग्रेस की 2 सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल तो मतलब जिसको कहते हैं ना, घर का मामला घर में ही रहेगा, इंडिया का मामला इंडिया में रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज इंडिया की केवल 4 सीटें हैं। 3 सीटें समाजवादी पार्टी की, 1 सीट कांग्रेस की। आपके पास 4 से 80 होने की संभावना है। आपके पास वायनाड में आपकी 20 या 21 जितनी सीटें वो सब विपक्ष की हैं। तो आपके पास वहां कोई, मतलब आप क्या वहां लाभ करेंगे? तो वहां आपका कोई, अगर शुद्ध इसको कहें ना साहूकारी की तरह से देखें, तो लाभ की संभावना यहां ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में दांव तो उनको यहीं पे, और यूपी में इसका काफी फर्क भी पड़ेगा। दूसरा यह है कि बगल में मोदी जी लड़ रहे हैं ना, बनारस, तो वहां पे भी जरा जवाब देना विपक्ष के लिए आसान हो जाएगा। अब मैं जरा एक चीज और आपसे बातें कर लूं कि 1-2 चीजें देश को समझना होगा। बार बार हो रहा है कि राहुल गांधी की अब भारत जोड़ो या पार्ट 2 होगा, ये होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, मेरे हिसाब से शायद नहीं हो।
क्योंकि मेरा अपना जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, चाहे कुछ हो जाए, भारत जोड़ो यात्रा को उत्तर प्रदेश से चलने की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर वो बेस्ट ऑफ व्यू मान लें, वो नहीं दी जाएगी इजाजत। वो आप कोर्ट चले जाइए, आप कहीं चले जाइए। अगर अगर इस ये ऐसा प्रदेश है जहां अगर कुछ महिला का बलात्कार करिए ना, रेप करिए, तब आप ज्यादा ठीक हैं। आज का ही घटना है, एक महिला के साथ बलात्कार बहुत तक किया और फिर उस पत्रकार का हत्या करने वाले अमरमणि को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजे बाजे साथ, बड़े अच्छे आदमी हैं, ये इतने अच्छे आदमी हैं कि इनके बहुत अच्छा कंडक्ट था, उनको और उनकी पत्नी को छोड़ दिया गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश का एक कैरेक्टर है कि अगर आप महिलाओं के साथ बलात्कार करिए तो आप बहुत अच्छे आदमी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह अगर छोटी लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश करें, यौन शोषण करें, तो उनके ऊपर पॉक्सो भी नहीं लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भले ही हिंदुस्तान, जो भारत आज इंडिया जो रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन आज हिंदुस्तान को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, उससे बाहर निकाल दिया है, लेकिन उससे क्या, हमारे ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हैं वो तो भाई छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये एक यूपी की एक अपनी तरह की वो है, जिसमें यूपी में बीजेपी के खास करके जो लोग हैं उनको लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खत्म करने से पहले जल्दी से आपको 2-3 याद इसलिए दिला दूं कि स्मृति ईरानी के झूठ आप खुद ही गूगल करके देख लीजिएगा। राहुल गांधी विवेकानंद से चले, इन्होंने विवेकानंद को प्रणाम नहीं किया कन्याकुमारी में, सामने वीडियो आ गया। राहुल गांधी ने कितना 13 केजी क्या किया था, वो कुछ मतलब राहुल गांधी के ऊपर ही हरदम टारगेटेड रहती हैं। मणिपुर में राहुल गांधी, एक इनका वार था कि मणिपुर में राहुल गांधी गए तो इसलिए मणिपुर के रॉयट हो रहे हैं। मणिपुर के रॉयट 3 मई को शुरू हो गए। मणिपुर में जो औरतों के साथ जो जघन्य काम हुआ है वो 4 मई को हुआ। राहुल गांधी गए हैं जून में। स्मृति ईरानी का चश्मा कुछ उल्टा ही देखता है। स्मृति ईरानी का वादा भी याद रखिए, क्या कहा था इन्होंने अमेठी में घूम घूम के, इस बार कमल पर मोहर लगाओ और 13 रुपए किलो में चीनी पाओ, यही नारा था ना। बेटी का रेस्टोरेंट गोवा में कितना झूठ बोली थी और कितना गुस्सा हो गई थी पार्लियामेंट में। और सबसे बड़ी बात, ये फ्लाइंग किस। अब फ्लाइंग किस के बारे में जितना कहा जाए, क्योंकि फ्लाइंग किस का अभी तक कोई भी व्यक्ति को एक भी कोई वीडियो ऐसा नहीं मिला है जो ये हो। मैं चलने से पहले मुझे एक चीज और याद मैं दिला दूंगा, इसलिए मैं चलते चलते एक बात कह दूं। मोदी जी अभी साउथ अफ्रीका की उस पर, कल मैंने उस पर वीडियो किया था, जो देश की भद्द इन्होंने की है कि मतलब मैं आज जिस कार्यक्रम में गया हुआ था उसमें रमेश दीक्षित उसके अध्यक्ष थे। तो मुझसे जब बात हुई तो मैंने कहा कि वो बेचारे लेट आए, तो मैं लेट नहीं आया, कोई लेने ही नहीं गया था, तो अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री अगर अपने जहाज में बैठ सकता है कि उसको उचित व्यक्ति आके वो करे, तो उनको भी बैठना वो बिल्कुल जायज था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बात कष्ट की है, ये बात इस देश के खराब कल्चर की है। राहुल गांधी उसी यूएस जाते हैं, 2-2.5 घंटा लाइन में लग के निकल जाते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। मेरे नेता जॉर्ज फर्नांडिस एज डिफेंस मिनिस्टर यूएस जाते हैं, उनकी जामा तलाशी होती है, कपड़े उतरवा की तलाशी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति मुझे लेने नहीं आए तो मैं फूफा बन के बैठा रहूंगा एरोप्लेन में, ये हिंदुस्तान की इससे कोई इज्जत बढ़ी नहीं है। कल मैं रेगुलर शायद पहुंच जाऊंगा, कल से रेगुलर बात होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।